एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात होगी युद्ध के अपडेट की। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। ईरान अमेरिका के बीच डील होगी, इसे लेकर अभी भी एक सस्पेंस है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक नया बयान है। ईरान की ओर से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही डील होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये बातचीत ईरानी टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है और डील की मंजूरी मिल गई है, इसलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा यह है कि जल्द ही ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील साइन की जाएगी। इससे 5 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को सीधे हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि आज रात तेहरान पर जबरदस्त हमले करेंगे, उससे तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया था, खाक द्वीप तक की बात आ गई थी और इसी ऐलान के 5 घंटे के अंदर अंदर वो पलट गए। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. तो रात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल जो पढ़कर सो रहा है, सुबह तक उठते उठते उससे पता चलता है कि कहानी बदल चुकी है। पर बात यह है, इस कहानी में अब ये नया ट्विस्ट क्या है अजीत जी? देखिए, हम लोग कल यहाँ चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि ये कुछ नहीं है, वो एक धमकी देते हैं जिस धमकी का कोई असर पावर शो है। हाँ, ये धमकी देते हैं अपनी कोई बात मनवाने के लिए, और ईरान कतई उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर खुद ही ट्रंप मान करके अपने खुद ही पीछे हट जाता है। मतलब ये नहीं है कि ईरान कोई समझौता कर लिया इनकी धमकी लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान के टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई है और डील किसी भी वक्त साइन हो सकती है। तो भाई 5 घंटे पहले, 5 घंटे के अंदर में तो ये बात नहीं हुई होगी। ये बात तो पहले से चली रही है ना। इन्होंने मुस्तफा खामेनाई का नाम लिया गया है कि मुस्तफा खामेनाई ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अगर मुस्तफा खामेनाई ने मंजूरी दे दी है तो ईरान क्यों नहीं कह रहा है? ईरान तो कोई बयान नहीं दे रहा है। और ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या अपनी जीत किस चीज को बता रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हम कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। तो उसने तो कभी नहीं कहा था पहले भी कि हम बनाएंगे। वो तो एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, उसने कभी नहीं कहा कि हम बम बनाएंगे। तो अब इसको आप जीत की तरफ, जो उसने कहा ही नहीं कभी, उसको आप अपनी जीत की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम जीत गए, कि ईरान कह रहे हैं कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। देखिए, ये आप कल कह रहे थे कि हम खाक द्वीप पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला में किया, उसका तेल गैस हम ट्रेड करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। और 5 घंटे में दस्तावेज भी तैयार हो गए, टॉप लीडरशिप की मंजूरी भी मिल गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो भरोसे के लायक नहीं है बातें। और अभी भी वो फायरिंग कर रहे हैं, हेलफायर मिसाइल दाग रहे हैं। हमारे 3 जहाज को, भारतीय नाविकों वाले 3 जहाज को अमेरिका ने हिट कर दिया। और क्या बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले डील की कोई बात ऐसी है जो तय हो गई है? क्या ड्राफ्ट को ईरान की मंजूरी मिल गई है? नहीं, ये बिल्कुल जो ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें है कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का 2 दिन पहले की जो खबर है उसमें ये कहा गया कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से 38 बार प्रेसिडेंट ट्रंप 38 टाइम्स ये कह चुके हैं कि ऑलमोस्ट डील होने वाली है। इसको लेके ये 39वां हो गया है। ठीक है, तो पॉइंट ये कि बस ये इनकी हैबिट है या कुछ सीरियस है, इसको तय करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का एक और राउंड शुरू होगा या अभी भी सब कुछ नेगोशिएट होता रहेगा? फुल स्केल वॉर तो ट्रंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक तो डोमेस्टिक लिमिटेशन है और दूसरा ये है कि वॉर का कॉस्ट जो है ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि ट्रंप इतने इरेशनल है कि फुल स्केल वॉर करेंगे, वो इजराइल जो भी करते। वैसी स्थिति में यही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चलती रहेगी कि एक शाम कहेंगे कि बस आज एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, अगली सुबह
वक्त कहेंगे कि ऑलमोस्ट डील होने वाली है। ये सिलसिला चल रहा है। इसमें देखिए वो है कि जब तक कि ईरान की तरफ से भी वो डेस्परेशन ना हो जो अमेरिका की तरफ से है, ये बात तय है कि डेस्परेशन डील हो जाएगी अमेरिका की तरफ से है, और ईरान उनकी शर्तों पर डेस्परेट थोड़ी ना होगा। ये डेड एंड है, इस वार का कोई आउटकम नहीं मिलने जा रहा है, कोई ना तो गोल था। बिल्कुल ठीक। तो वैसी स्थिति में इस दलदल से आप निकले तो अभी वही चलता रहेगा। ये 39वां है, हम 40वां सुनेंगे, अब वो 50 से पहले हो जाएगा। ट्रंप कितनी बार कहते हैं कि ऑलमोस्ट देयर, और उसके बाद फिर कहेंगे कि अब उसको बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं, कभी बड़े अटैक की बात करते हैं, कभी डील की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान कोस्ट पर अमेरिका ने पिछले 4 दिन के अंदर अंदर 3 ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया। पहला अटैक 8 जून को MT मेरिवैक्स पर हुआ। इस पर 28 नाविक सवार थे, इनमें से 24 भारतीय थे, सभी सुरक्षित निकाल लिए गए। दूसरा हमला 10 जून को MT सेटेबिल्लो पर हुआ। इस पर भी 28 क्रू मेंबर्स में से 24 भारतीय थे, 3 की जान चली गई। तीसरा हमला 11 जून को यानी कल ही की तारीख में हुआ। MT जलवीर पर यह हमला था। इस पर 20 भारतीय सवार थे, सभी नाविक सुरक्षित हैं। हालांकि ये तीनों जहाज भारतीय नहीं थे, इन तीनों जहाजों पर विदेशी झंडा लगा हुआ था, लेकिन हताहत होने वाले तो भारतीय थे। ऐसे में भारत सरकार ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को बुलाकर फटकार लगाई। When this particular attack happened on the ship Sedebello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks, as also we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. They are not Indian owned ships, they are all foreign flagged ships. तो डील पर ट्रंप अपने कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इधर भारतीयों को भी नुकसान हो रहा है। और कल मैं एक डेटा अजीत जी पढ़ रही थी कि इस पूरी जंग के दौरान जितनी अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई है, इंडियन कैजुअलिटीज उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल, पहले जबकि हम तो कोई पार्टी है पार्टी नहीं है। और कुवैत में भी अगर मिसाइल गिर रही है ईरान की तो भारतीय मर गया। UAE में, सऊदी अरब में मिसाइल गिरी या ड्रोन गिरा तो भारतीय की मौत हो गई। हम लोग, चूंकि भारतीयों की संख्या वहाँ है बहुत ज़्यादा। और ये जो अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे थे, जिस दिन भारत ने उनको बुला करके आपत्ति, चूंकि वो है नहीं अभी यहाँ, सर्जियो गोर कजाकिस्तान गए हुए हैं, तो बुला करके चार्ज डी अफेयर्स को कहा गया, उसके अगले दिन हमला हुआ है। 10 जून वाला हमला जो सत्यबेलो में था, जिसमें 3 भारतीय मारे गए थे, उसके बाद बुला करके भारत ने नाराजगी जताई और 11 जून को फिर हमला हो गया। तो और ये ऐसा नहीं है, भारतीय जहाज नहीं है ये गिनी बिसाऊ का था जो जलवीर है। वो पहले वाला जो था वो पलाऊ का था, उसका झंडा लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका को पता था कि इस पर क्रू मेंबर किस कंट्री के हैं लोग, ये सब जान करके, लोकेशन देख करके, और उसने कहा कि हमारी बात नहीं मान रहे थे लोग। अरे तुम्हारी बात क्यों मानेगा कोई जहाज? तुम किस चीज के चौधरी लगे हुए हो कि तुमने घेराबंदी कर ली है, हॉर्मुज उसने बंद किया, खुलवाने के नाम पर तुमने और घेराबंदी कर दी, और उसके बाद हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम बम बरसा देंगे। भारत को इस पर इससे ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए था, एकदम टॉप लेवल पर। हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, देवयानी खोबरागड़े का क्या किया था, उनको सिर्फ 1 दिन के लिए अरेस्ट किया गया था अमेरिका में, और अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल उसके बाद भारत आया था तो भारत के किसी नेता ने मुलाकात नहीं की थी। स्पीकर से लेकर के विदेश मंत्रालय से लेकर के सबने बायकॉट किया था कि हम लोग नहीं मिलेंगे, और अमेरिका कैसे ऐसा कर सकता है? और अमेरिका ने भारत को फुल इम्यूनिटी देकर फटकार लगाने के बाद फिर आप हमला कर रहे हैं, और 3 भारतीय मरे हैं इसमें। तो इस पर तो बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, और शिपिंग मिनिस्ट्री, अभी जिसकी बात सज्जन जी कर रहे थे, शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपने हाँ, बिल्कुल। हम लोग अगर सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं अपने लोगों की, तो उस हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग युद्ध में पार्टी नहीं है, और युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है, हाँ, और उसके बाद जान का भी नुकसान हमारा ही सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस पर तो जितना सख्त शब्दों में प्रोटेस्ट दर्ज होना चाहिए उतना किया जाना चाहिए है। और अगर बचाने की जरूरत है, भारत क्यों नहीं, हिंद महासागर के हम लोग गार्डियन, भारत गार्डियन है हिंद महासागर का, तो हम लोग, हमारे पास 150 युद्धपोत है, हम अपना युद्धपोत जैसे अमेरिका ने तैनात किया है, हम भेजे वहां अरब सागर में भी और हिंद महासागर में हम भी तैनात करें। आप एक और ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं? नहीं, हम भेजे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। लेकिन अभी तक तो ईरान ये कह रहा था कि मैंने ब्लॉकेड नहीं किया था, लेकिन अब ईरान ने भी अपना ब्लॉकेड जो है वो कर दिया है।
अब बात पीओके की कर ले। यहाँ पर एक अलग तस्वीर सामने आ रही है और खूब कत्लेआम हो रहा है। और ये कत्लेआम क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की आवाम अपने हक की मांग कर रही है। आसिम मुनीर जल्लाद बनकर सड़कों पर गोलियां चलवा रहा है उन लोगों पर जो मासूम हैं। पाकिस्तान रेंजर्स शांति से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। रावलकोट के ईदगाह मैदान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 16 लोगों की जान गई, 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वो अपनी मांग को लेकर ईदगाह मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को करीब 35 लोगों को पाकिस्तानी सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस कत्लेआम के बाद मुनीर के खिलाफ पीओके में गुस्सा और भड़क गया है। लोग खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के बाद तनाव चरम पर है। प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तो वहीं खबर यह है कि तानाशाह मुनीर ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश जारी किया है। पीओके में ये जो बगावत की आवाज है उसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो जो 12 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। कारण केवल वो नहीं है, कारण है वहां पर लगातार बढ़ रही महंगाई, वहां पर रोजी रोटी का संकट, वहां पर बेरोजगारी का चरम पर होना, वहां पर आटा दाल चावल का भाव महंगा होना। और इतना ही नहीं सज्जन जी, जिस बिजली का उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन खुद पीओके के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा वहां से आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है और वहीं के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में पीओके के लोग जी रहे हैं। नहीं देखिए, ये बगावत कहां तक जाएगी? नहीं, ये बगावत देखिए, इसका ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ये 2023 में बनी, ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें तो वहां के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और वहां की गवर्नमेंट ने भी इनको पहले स्टेक होल्डर मान के इनसे बातचीत की थी। अब अचानक उन्हें लगा कि ये जनता की आवाज उठाने लगे वहां पे, जो रोजमर्रे की बात है, बेरोजगारी की, महंगाई की, बिजली की, उन सबों की बात जब आई। और चुनाव तो चलिए ठीक है, वैसे में जो क्रैक डाउन है ये सीधा देखिए, ये आसिम मुनीर जो हैं ये दूसरा अपने आप को जुल्फिकार अली भुट्टो, सॉरी जियाउल हक समझ रहे हैं, जनरल जियाउल हक, कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, कि अमेरिका ने हमें, ट्रंप ने 2-4 बार इनका नाम ले लिया है जी। तो एक वो, और पाकिस्तान में फौज का तो रहता ही दबदबा। वैसी स्थिति में इनका जो पूरा क्रैकडाउन है वो सीधा एक डिफाइंस है कि आप या तो फॉल इन लाइन कीजिए या आपको राइट टू लाइफ भी नहीं है। यही पॉलिसी आप देख रही हैं कि जो हमने गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान में जाके ये अटैक कर रहे हैं। ये तो ये आप देखेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो वो एक पॉलिसी आप देखेंगे कि जो भी वहां की आर्मी की लाइन से, जो कि पंजाब प्रोविंस का एक इंटरेस्ट दिखाता है कि वो बाकी सारी की सारी जो नॉन पंजाब प्रोविंस है वो पाकिस्तान में पंजाब की कॉलोनी है। बांग्लादेश में भी वही था। आसिम मुनीर के साथ सबसे बड़ी बात है कि यहां पे इनको लग रहा है कि हम एक इंटरनेशनल डील ईरान के साथ होगा, तो उसमें ट्रंप क्या कर रहे हैं कि आपका एक बार नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है। आसिम मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि इज अ वेरी जेंटलमैन, वो तो हर किसी के बात कहते हैं। वैसी स्थिति में ग्राउंड सिनेरियो जो पाकिस्तान की है वो बिल्कुल वो मतलब टूट के गिरने वाली है। अब ये मैं ये जानना चाहती हूँ, टूट के अलग हो जाने की स्थिति में आ गया है पीओके या नहीं? देखिए, उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेंटिमेंट तो वही है वहां पे। सेंटिमेंट बिल्कुल पीओके के वही है जो बलूचिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में है। ये हर जगह अगर आप सेंटिमेंट देखें तो कोई पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। ये वहां पे एक पॉपुलर ये है। अब सवाल ये उठता है कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारे समीकरण आते हैं, इंटरनेशनल मसला भी उसमें आएगा। लेकिन वहां पे सीधी सी बात है कि आर्मी का ये क्रैकडाउन जो है पंजाब को छोड़ के सारे प्रोविंसेस में चल रहा है, और पीओके जो है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। एक जो यहाँ की कहानी चल रही है, हम भारत की बात कर रहे हैं, वो राज्यसभा की मेंबरशिप को लेकर चल रही है। हम उसके कॉम्प्लेक्सिटीज की भी बात कर लेते हैं। बात मीनाक्षी नटराजन की कर रही हूँ। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसे निरस्त करने की मांग की गई। दरअसल जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया था और 11 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने बीजेपी के 3 राज्यसभा कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि अभी तुरंत तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कल सुप्रीम कोर्ट से भी तुरंत सुनवाई की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की जगह आज की तारीख तय की। कांग्रेस इस मामले को सड़क पर ले जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा। कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश के अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर सकती है। इस मार्च में कितनी ताकत होगी नहीं होगी वो अजीत जी से जानेंगे, लेकिन पहले आप एक बयान सुन लें। मैं सारे विधायकों के साथ, जो कि 62 विधायक अपने मत का अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हमने राष्ट्रपति से भी समय मांगा है। अगर राष्ट्रपति इसमें समय देंगे तो हम 100% जाएंगे। 62 के 62 विधायक करोड़ों जनता की भावना को लेकर दिल्ली आएगा और हम राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए हमने नियम कायदे कानून से हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग सिंगार जी ने समय मांगा है। हम आशा है कि हमें राष्ट्रपति समय देंगे। नहीं देंगे तो भी हम फिर अगला निर्णय आपको बताएंगे। तो राज्यसभा में अपना पर्चा तो बचा नहीं पाए, अब दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करके सिंबॉलिक है, कितना कुछ हासिल कर पाएंगे या सड़क पर मार्च से? भाई राष्ट्रपति के पास मिलना भी, उनको ज्ञापन देना भी वो सिंबॉलिक ही होता है, मार्च भी करके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जीतू पटवारी जो दावा कर रहे हैं कि 62 के 62 एमएलए हमारे इंटैक्ट हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इस बात की चर्चा थी पहले कि 62 में से कुछ लोग टूट सकते हैं, इसलिए उनको ले जाया जा रहा था बेंगलुरु। और जब पर्चा कैंसिल हुआ तो जहाज रनवे पर से लौटा था, जहाज बल्कि कई घंटे तक रोका गया था भोपाल एयरपोर्ट पर कि ये जो विमान है इसको देश में उड़ने की इजाजत नहीं है। तो वो कहानी है। अब क्या पता वोटिंग होती तो लोग टूटते या नहीं टूटते। अभी 62 एमएलए एकजुट है, ये एक बड़ी बात है। और जो कोर्ट में जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखिए कल जो सुनवाई हुई उसमें अभिषेक सिंघवी ने कहा कि रोक लगा दीजिए, चुनाव की घोषणा मतलब नतीजों की घोषणा मत होने दीजिए। कल आखिरी दिन था नाम वापसी का, तो जैसे ही 3 सीटें हैं और 3 ही उम्मीदवार बचे तो तीनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पारित किया कि रिजल्ट अभी रोक दीजिए। उसके पहले जब चुनाव आयोग में गए थे, आप चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही थी तो उसको समझना जरूरी है। जब चुनाव आयोग में गए थे तो चुनाव आयोग के लिए बिल्कुल ये नई बात थी कि नतीजा आने के पहले ही हम कैसे इंटरवेन करें चुनाव में। वहां कोई ऐसा न प्रेसिडेंट है न कानून में ऐसी व्यवस्था है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप आर्टिकल 324 के तहत आपको अनप्रेसिडेंटेड पावर है, आप अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके उसमें दखल दीजिए। चुनाव आयोग ने दखल नहीं दिया। बुधवार गुरुवार की इंटरवेनिंग नाइट में 1:48 पर भारत कांग्रेस की तरफ से वो ऑनलाइन याचिका दी गई सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग के वकील ने कल कहा कि हमको इसकी कॉपी ही नहीं मिली है। चूंकि आप 2 बजे रात को आपने किया है और अगले दिन सुनवाई हुई, तो या जब कॉपी नहीं मिली है तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है या कोई इंटरिम ऑर्डर पारित नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको याचिका की कॉपी मिलेगी, उसके बाद हम लोग सुनवाई करेंगे। तो आज ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड मामला है कि पर्चा कैंसिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा है। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो एक नजीर बनेगी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजीर होगा। आगे इसके हिसाब से कई चीजें और होंगी। अच्छा, टीएमसी में बवाल के बाद अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी आवाज आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय करने की मांग की है जो कांग्रेस से टूटकर बनी। संजय राउत ने पहले यह बयान दिया जिस पर अब कांग्रेस में आवाज लाउड हुई। अशोक गहलोत, नाना पटोले ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब उन सभी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए जो कांग्रेस से टूटकर बने हैं। केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस में विलय के लिए किसका टाइम है और किसका नहीं है? देखिए, ये नाना पटोले हैं, ये तो विदर्भ से हैं, महाराष्ट्र से, तो इनका तात्कालिक जो सीधा ये पहले तो महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहे हैं और इशारा वो एनसीपी की तरफ ज़्यादा है। संजय राउत भी जो कह रहे हैं वो एक कवर फायर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को कह रहे हैं कि शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए जिस तरह से क्षेत्रीय दल धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, कारण यह है कि उनके पास कोई होने का कोई एक विशेष कारण नहीं है कि आप क्षेत्रीय दल क्या नेतृत्व कि आप उस अपने राज्य के बारे में कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, कोई बहुत बड़े हित की बात कर रहे हैं। नई जो पीढ़ी अब आ रही है, आप तमिलनाडु से लेके पूरे बंगाल से असम तक में देख लें, नई पीढ़ी में वो क्षेत्रीय फीलिंग कमजोर होती
होती जा रही है। वैसी स्थिति में बात साफ है कि दो राष्ट्रीय पार्टी बचेंगी, बीजेपी और भले ही कमजोर रहे लेकिन कांग्रेस। तो ऐसे में ये अपील एक तरीके से राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो इसका मायने ये रहता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनका कोई अब प्रासंगिकता नहीं रह गया है, उन्हें शामिल हो जाना चाहिए कांग्रेस में। क्या दीदी और शरद पवार का अस्तित्व, हालांकि दोनों बड़े नेता हैं, बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन उनका अस्तित्व अब कांग्रेस में है? नहीं, उनकी अपना तो उन्होंने अपनी पारी खेल ही ली है। शरद पवार की तो आप कह सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो टू अर्ली हो गई है, हो गई है, लेकिन अब उनको आगे राजनीति नहीं करनी है। जब तक राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी का नेतृत्व तो आते ही तो दोनों ने छोड़ दिया था। जब तक राजीव गांधी थे, नरसिंह राव रहे, पुराने नेताओं के साथ इन लोगों ने काम किया, अपने एज ग्रुप के नेताओं के साथ। जब इनके बाद की पीढ़ी को लगा कि टेक ओवर वो लोग करेंगे तो इन लोगों ने छोड़ दिया था। अब इनकी जो पीढ़ी है, जो चाहे सुप्रिया सुले हो या इधर अभिषेक बनर्जी हो, इन लोगों को राजनीति करनी है तो ये राहुल गांधी के साथ चल सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात उठ रही है कि अगर कांग्रेस में ये सारे लोग राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार कर लें, और जितनी पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा हुआ है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हाँ YSR कांग्रेस, वो उधर मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट में जितनी पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा हुआ है वो सब कांग्रेस में मर्ज कर जाए। लेकिन नहीं करेंगे तो बीजेपी में हाँ, मतलब उनके साथ समस्या यह है कि जो लोग तोड़ करके गए थे उनके पास तो दम था, उनकी अगली पीढ़ी के पास दम नहीं है कि वो पार्टी चला सके। अब देखते हैं कि या तो कांग्रेस में जाए या बीजेपी में चले जाए, विकल्प यही दो है।